ये एसएस का चैप्टर नंबर 15 आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करने हैं हमें। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा 10वीं वालों का परीक्षा जो है एसएस और मैथ का रखा गया है, जिसमें एसएस के सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 भारत की विरासत, चैप्टर नंबर 8वां यानी कि प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस और चैप्टर नंबर 15वां यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास आने वाला है। इसमें से पहला चैप्टर का वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुका हूं, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आप चाहो तो एसएस बाय रवि सिंह सर वाले प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। ये जो दूसरा चैप्टर में वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ये काफी ज्यादा रिक्वेस्ट के बेस पर या बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि सर एसएस का 15वें चैप्टर का आप वीडियो बनाइए। तो ये एक प्रकार का क्रेश रिवीजन है। क्रेश रिवीजन का मतलब होता है संक्षिप्त रिवीजन। आपको बहुत ही कम समय में ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी एक बात समझने वाली ये है, जो कम समय में ज्यादा कुछ सीखने को यहाँ मिलने वाला है, उसमें सिर्फ आप सीखे ऐसा ही नहीं है, आप एग्जाम के दृष्टि से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी भी कर सकते हैं। आधे घंटे से भी कम समय का ये वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप पूरी तरह देखते हैं तो आपका 15वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली बात ये। और दूसरी ये कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ये बात आज सिद्ध भी हो गई। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इस चैप्टर का वीडियो बनाऊं, नहीं बना पा रहा था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो इस चैप्टर का वीडियो आज बन रहा है और आप लोगों के सामने आएगा भी। तो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जो यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास होता क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? मैं आप लोगों से पूछने से बेहतर ये समझता हूं कि मैं खुद ही बताऊं, क्योंकि दुनिया में पूरे 196 कंट्री हैं, 196 देश हैं और 7 महाद्वीपों के अंदर सब आए हुए हैं। तो इसमें सारे देश जो हैं अपना अपना आर्थिक विकास करते हैं। सुबह जब कोई व्यक्ति उठता है तो वो उसका पूरा दिन कैसा जाएगा उसके आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। वो गरीब है तो अपने पूरे दिन को अपने 2 वक्त का भोजन निकालने के लिए ही क्लियर करेगा, पूरा दिन बिता देगा। अगर वो अमीर है तो भौतिक सुख सुविधाओं का सेवन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेगा। बहुत सारे सिचुएशन होते हैं। सारा देश का विकास हो रहा है दुनिया भर में, ये आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। लेकिन आर्थिक विकास का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आर्थिक रूप से ही किसी देश का विकास हो। समझ रहे हो? आर्थिक विकास का मतलब ये होता है कि देश का जो समाज है, समाज के प्रत्येक तत्वों का विकास हो, समाज के एक एक पहलू का विकास हो, जिसमें मनुष्य भी आ जाते हैं, उनकी जरूरत भी आ जाती है, भौतिक सुख सुविधाएं भी आ जाती हैं, उनका जीवन स्तर भी आ जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी आ जाता है। वैसे देखा जाए तो आर्थिक विकास का एक सीधा सा मतलब होता है किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि होना। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उस देश की इनकम, और सतत वृद्धि का मतलब होता है लगातार बढ़ना। मैं आपको बताऊं, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का मतलब होता है जीडीपी, कुल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 2011-12 में कुल डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू कुछ और थी। 2015-16 में कुल डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है यानी जीडीपी, कुल राष्ट्रीय आय, वो कुछ और थी। तो 5 सालों में इतना बड़ा समय का परिवर्तन है तो जीडीपी में भी परिवर्तन है ना। जीडीपी में परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब देश का आर्थिक विकास हुआ है, लोगों के जीवन स्तर में सुधरा है, जीवन स्तर सुधरा है। देश के आजाद होने से पहले लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन देश आजाद होने के बाद धीरे धीरे विकास होने लगा, आर्थिक विकास तेजी से बढ़ा, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों की जरूरतें भी पूरी हुई, भौतिक सुख सुविधाओं का लोग भोग भी करने लगे, लोगों के जीवन स्तर में सुधार भी आया, देश भी आगे बढ़ा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत देश का आर्थिक विकास हो रहा है। दुनिया भर में अमेरिका, जापान जैसे विकसित देश जो आज विकास के कगार पर खड़े हैं, वो आर्थिक वृद्धि कर रहे हैं, और भारत जैसे विकासशील देश अभी भी आर्थिक विकास के लिए लड़ रहे हैं। आर्थिक विकास मैं 3 लाइनों से आपको समझाना चाहूंगा। लिखा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार। राष्ट्रीय आय में वृद्धि का मतलब ये होता है कि उस देश के आय में वृद्धि हो रही है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का मतलब होता है उस देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, उस देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए। कैसे होगा वो? यह मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लिखा हुआ है एक बॉक्स के अंदर कि प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति की इनकम कितनी होगी। कब पता चलेगा? जब देश के कुल इनकम को हम उस देश के कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे।
जब देश के कुल इनकम को हम उस देश के कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे। मान लो देश का कुल इनकम 100 रुपया है और देश की कुल जनसंख्या 10 है, तो 100 रुपया को 10 रुपए से अगर भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय कितना आया? 10 रुपए आया। तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय की वैल्यू क्या हुई? 10 रुपए हुई। इसका मतलब यह हुआ कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय 10 रुपए है। अब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय जितनी ज्यादा होगी वो देश उतना ही ज्यादा आर्थिक विकास कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है। अब यहां पर 2004 में वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे किया था, जिस सर्वे में उन्होंने ये पता लगाया कि किसी भी देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो अगर 735 यूएस डॉलर से कम है तो वो देश विकासशील माना जाएगा, और अगर 735 डॉलर या उससे ज्यादा है तो वो देश विकसित देश माना जाएगा। प्रति व्यक्ति आय की वैल्यू है ये। तो दो प्रकार से डिवाइड किया गया विकास के आधार पे पूरे दुनिया भर के देशों को, एक विकसित देश और एक विकासशील देश। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि कैसे पता चलेगा कि विकसित देश क्या है और विकासशील देश क्या है। यह डिपेंड करता है आर्थिक विकास पर कि किस देश ने कितना आर्थिक विकास किया। यहां पर बात खत्म होती है, नेक्स्ट बात आती है। आपको पता होगा कि किसी भी व्यक्ति को गरीब होने के लिए एक परिभाषा है कि अगर किसी व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है सिर्फ, तो वो व्यक्ति गरीब माना जाएगा। आज तक आप लोगों को पता होता था कि प्राथमिक आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान होती है, लेकिन इसमें दो चीजें और ऐड होती है, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। जो प्राथमिक है, मतलब इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपको जीने के लिए जितना रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन प्राथमिक आवश्यकताओं में शिक्षा और स्वास्थ्य को स्थान दिया गया है। तो आपको यह समझ के चलना है कि प्राथमिक आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य ये सब है। जिसकी ये सभी चीज की पूर्ति हो जा रही है वो व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें से किसी एक चीज की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो वो व्यक्ति गरीब माना जाएगा, वो गरीब है या गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। आर्थिक वृद्धि क्या होता है, आर्थिक विकास क्या होता है। दोनों शब्द लगभग एक ही लग रहे हैं कि किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि होना। आर्थिक वृद्धि का भी मतलब यही निकल के आ रहा है, आर्थिक विकास का भी मतलब यही निकल के आ रहा है। लेकिन अंतर पूछा है तो कुछ ना कुछ तो बताया होगा। तीन चीजों को आधार पर हम दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। विकास की प्रक्रिया के आधार पर, अर्थतंत्र में होने वाले परिवर्तन के आधार पर, विकसित एवं विकासशील देशों के संदर्भ में। एक एक करके समझते हैं। विकास की प्रक्रिया के आधार पर आर्थिक विकास जो है गुणात्मक होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि परिणात्मक होता है। उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। अगर आप 3 का गुणा 3 में करोगे तो 9 होगा, और 3 का गुणा 3 में करने पर 9 हो रहा है, लेकिन 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 होगा। यानी कि गुणात्मक परिवर्तन ज्यादा हो रहा है और परिणात्मक परिवर्तन जो है वो कम हो रहा है। यानी कि आर्थिक विकास का मतलब ये हुआ कि लगातार सतत वृद्धि मल्टीप्लीकेशन के स्वरूप में, और आर्थिक वृद्धि का मतलब ये हुआ प्लस के स्वरूप में। यहां पर आर्थिक विकास जो है वो प्राथमिकता है, उसको देनी है। आर्थिक विकास किसी देश का रहेगा तभी आर्थिक वृद्धि संभव है। यानी आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। पहला कंप्लीट हुआ। अर्थतंत्र में होने वाले परिवर्तन के आधार पर, इसमें दो चीजें समझो। अगर किसी देश की आर्थिक विकास हो रहा है, इसका मतलब कि उस देश का जो है टेक्नोलॉजी में सुधार आ रहा है, तकनीक में सुधार आ रहा है, नए नए संशोधन हो रहे हैं जिससे उत्पादन बढ़ रहा है, तो वो विकासशील देश, वो आर्थिक विकास कर रहा है देश, ऐसा माना जाएगा। लेकिन किसी देश में जमीन की मात्रा को बढ़ाकर, पूंजी की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है, यानी ऑलरेडी वो परिपूर्ण संपन्न है टेक्नोलॉजियों से, तो ऐसे देश आर्थिक वृद्धि कर रहे हैं, ऐसा कहा जाएगा। तीसरा पॉइंट है विकसित एवं विकासशील देशों के संदर्भ में। जो देश विकासशील हैं उनके इनकम में, यानी कि राष्ट्रीय आय में हर वर्ष लगातार कुछ ना कुछ नए संशोधन होते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है, इसीलिए आर्थिक विकास होता है विकासशील देशों में। जबकि विकसित देश अपने आर्थिक विकास को पूर्ण कर चुके हैं, उनके देश की राष्ट्रीय आय में हर वर्ष सतत वृद्धि तो होती है, लेकिन वो आर्थिक वृद्धि होती है, आर्थिक विकास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी विकास कर चुके हैं, वो अब सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव या इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम तीन चीजों के आधार पर आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर यह बात कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण। ऐसे देश जो विकासशील हैं, विकास कर रहे हैं, ऐसे देशों के 9 लक्षण होते हैं टोटल। मैंने ब्रैकेट में 9 लिखा है। वो 9 लक्षण कौन कौन से होते हैं मैं आपको यहां पर बता देता हूं। नीची प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या वृद्धि,
कृषि क्षेत्र पर अवलंबन यानी कि निर्भरता, आय वितरण की असमानता, बेरोजगारी, गरीबी, द्विमुखी अर्थतंत्र, मूलभूत अपर्याप्त सेवाएं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप। इस तरह से 9 मूलभूत ढांचाएं होती हैं किस चीज के, विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण के। एक एक करके समझते हैं। यहां पर पहला है निजी प्रति व्यक्ति आय। विकासशील देशों की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि उस देश में रहने वाले लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो बहुत कम होती है, और प्रति व्यक्ति आय कम होने की वजह से वो देश का आर्थिक विकास बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है, इसीलिए वो देश आर्थिक दृष्टि से थोड़े पिछड़े हुए रहते हैं। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि। विकासशील देशों की ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि लोगों में जागरूकता की कमी होती है, जनसंख्या पर कोई फोकस नहीं करता है, और वैसे भी भारत पूरे दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जिसकी जनसंख्या आज के समय में लगभग 135 करोड़ है। पहले नंबर पे चाइना आता है पॉपुलेशन यानी कि आबादी के मामले में, जनसंख्या के मामले में। तो प्रतिवर्ष 2% के एवरेज से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जो किसी भी विकासशील देशों के लिए बहुत बड़े परिबलों में से एक माना जाता है। तीसरा है कृषि क्षेत्र पर अवलंबन। मैं आपको बताऊं, विकासशील देश जो होते हैं वो ज्यादातर खेती पर निर्भर होते हैं। किसी भी विकासशील देश की 60% जनसंख्या, 60% जनसंख्या जो होती है खेती पर निर्भर करती है, जिसमें से पूरे भारत के अर्थतंत्र में 25% का योगदान अकेले खेती देता है। सिर्फ भारत की बात मैं इसलिए किया क्योंकि हम भारत में रहने वाले हैं और भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी भी विकासशील देशों की आप बात करो, कृषि क्षेत्र पर अगर अवलंबन विकासशील देश है तो उसका 25% अकेले हिस्सा जाता है उस देश के अर्थतंत्र में। और आज के समय में मैं बात करूं तो पूरे किसी भी देश का, विकासशील देश का जो अर्थतंत्र है 50% एमएसएमई पर टिका हुआ है। एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु, ये इस तरह के जो उद्योग होते हैं उनके लिए है। उसके बाद बात करते हैं आय वितरण की असमानता। कहीं कहीं पर संपत्ति का केंद्रीकरण हुआ है, कहीं कहीं पर संपत्ति का विकेंद्रीकरण हुआ है। जहां पर केंद्रीकरण हुआ है वहां पर अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, और जहां पर विकेंद्रीकरण हुआ है कहीं कहीं पर तो वहां पे समानता है, लेकिन पूरे देश में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो विकासशील देशों की बहुत बड़ी विडंबनाओं में से एक विडंबना यह भी है कि पूरे जो अमीर लोग होते हैं, पूरे विकासशील देश के 20% अमीर लोगों के पास पूरे देश का 40% हिस्सा है, संपत्ति है, जबकि 20% गरीब लोगों के पास उस देश का सिर्फ 10% हिस्सा है या संपत्ति का 10% हिस्सा है। तो इस तरह से तो अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, तो आय की असमानता हुई, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय डाउन हो जाती है, और ये इसकी वजह से विकासशील देशों के अर्थतंत्र के लक्षण में ये आता है। इसके बाद आता है बेरोजगारी। मैं बताऊं, विकासशील देशों में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। पढ़े लिखे लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पाता। इसमें सिर्फ रोजगार नहीं मिल पाता तो देश की गलती है, सरकार की गलती नहीं होती है, कभी कभी उनकी भी गलती होती है जो बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं, मौसमी बेरोजगारी, छुपी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है ठंडी का मौसम आया तो जो लोग ठंडी के मौसम से रिलेटेड धंधा या बिजनेस करते हैं उन लोगों का अच्छा रोजगार चला, ठंडी का मौसम चला गया तो उन लोगों का रोजगार ठप पड़ गया। गर्मी के मौसम में अच्छा बिजनेस चला, ठंडी का मौसम आते ही रोजगार ठप पड़ गया। ये होता है मौसमी बेरोजगारी। छुपी बेरोजगारी में क्या होता है? बेरोजगार तो होता है व्यक्ति लेकिन दिखाई नहीं देता है। जैसे कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर बैठा हो और वो इंजीनियरिंग की कोई अच्छी जॉब नहीं पा सका हो और वो किसी को बता भी ना पाता हो कि मैं बेरोजगार हूं, क्योंकि उसके पास अच्छी डिग्री है, जॉब नहीं है। इसकी वजह से ये छुपी बेरोजगारी। तीसरा है औद्योगिक बेरोजगारी। उद्योगों में मंदी आ गया, मार्केट सील होने लगे, बंद हो गया, जैसा कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन में चल रहा है। काफी सारे उद्योगों से संबंधित लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बेरोजगारी होने से प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ती है, देश का विकास नहीं होता है, आर्थिक विकास नहीं होता है, देश की राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ती है, जीवन स्तर में सुधार नहीं आता है, पूरा का पूरा देश विकासशील रह जाता है, विकसित नहीं हो पाता है। इसके बाद बात आती है गरीबी। किसी भी विकासशील देशों में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी का कहना था कि आपने अगर किसी गरीब घर में जन्म लिया है या गरीब पैदा हुए हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब रहते हुए मर जाओ इसमें सरासर आपकी गलती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि गरीबी जो है किसी भी विकासशील देशों का जनसंख्या का 1/3 हिस्सा गरीब होता है, और 1/3 हिस्सा गरीब होने का मतलब वो देश कभी भी इतना तेजी से विकास नहीं कर पाएगा जितना तेजी से विकास बाकी दूसरे देश कर पाते हैं। उसके बाद आता है द्विमुखी अर्थतंत्र। द्विमुखी अर्थतंत्र का मतलब होता है दोहरी अर्थतंत्र पद्धति। दोहरी अर्थतंत्र पद्धति क्या होती है
कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक तंत्र और शहरी क्षेत्र में होने वाली आर्थिक तंत्र कैसे होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रूढ़िवादी सोच वाले लोग होते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, खेती वही पुरानी पद्धति से करते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन कम होता है, जिसकी वजह से बंटवारा अच्छे से नहीं हो पाता है और वो वहां पर विकास कम हो पाता है। शहरी क्षेत्र में क्या होता है, बहुत अच्छे से विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज हो रहा है, नए नए संशोधन हो रहे हैं, संकरित बीज आ रहे हैं और भी पता नहीं क्या क्या इनहेंस हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ रहा है, लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तेजी से विकास हो रहा है। एक तरफ बहुत तेजी से विकास हो रहा है शहरी क्षेत्र में, एक तरफ बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। इसको बोलते हैं दोहरी पद्धति। और इस दोहरी पद्धति की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से देश विकासशील रह जाते हैं। उसके बाद आता है मूलभूत अपर्याप्त सेवाएं। बहुत सारी सेवाएं ऐसी होती है जो लोगों को नहीं मिल पाती है, जैसे बैंकिंग की सेवा हो गई, परिवहन की सेवा हो गई, एक जगह से दूसरी जगह आने की सेवा, मार्केटिंग की जो उत्पादन किया हुआ है उस उत्पादन को मार्केट में बेचने के लिए जो सेवाएं होती है, इस तरह की सेवाएं नहीं मिल पाने की वजह से या अपर्याप्त होने की वजह से देश का विकास नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के स्वरूप में मैं बात करूं, जो देश विकासशील होते हैं वो ज्यादातर कृषि संबंधित उत्पादन करते हैं, फल फूल का उत्पादन करते हैं, या मिर्च मसाले जैसे फूल जैसे चीजों का, चाय पत्ती जैसे चीजों का उत्पादन करते हैं और देश में निर्यात करते हैं। जबकि देश में इन सारे चीजों की जरूरत बहुत कम है और निर्यात ये लोग इसी चीज की करते हैं, तो इसलिए उनको उस निर्यात के बदले में पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। जबकि विकासशील देश जो दूसरे देश से आयात करते हैं, लेते हैं, वो काफी हैवी लेवल की होती है, काफी हाई लेवल की होती है, टेक्नोलॉजी टाइप की होती है, जिसके ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। निर्यात करने में कम पैसे मिल रहे हैं, आयात करने में ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, दोनों के बीच में बहुत अंतर आ जा रहा है। उस अंतर को पूरा कर सके इतना तेजी से विकास नहीं हो पा रहा है विकासशील देशों का। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण को जो परिबल दिखाता है। यहां पर ये चीजें कंप्लीट हो गई। इसके बाद एक चीज आती है आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्तियां। मतलब दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती है किसी भी देश में। एक ऐसी प्रवृत्तियां जो आर्थिक होती है और एक ऐसी प्रवृत्तियां जो बिन आर्थिक होती है। आर्थिक प्रवृत्ति का मतलब यह हुआ कि आप कोई भी काम करो उसके बदले में पैसे का लेन देन हो, कोई भी काम करो उसके बदले में पैसे का लेन देन हो, या धन का लेन देन हो, या आर्थिक स्वरूप में लेन देन हो, वो बोलते हैं आर्थिक प्रवृत्तियां। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें पैसे का लेन देन होता है। आप टीचर हो, आप किसी को पढ़ा रहे हो, या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस चल रहा है, ऐसा कोई भी वर्क, वो सब आता है इसमें। बिन आर्थिक यानी कि अनार्थिक प्रवृत्तियां क्या होती है। अनार्थिक प्रवृत्तियां ऐसी प्रवृत्तियां जिस प्रवृत्तियों में पैसे का लेन देन नहीं होता, धन का लेन देन नहीं होता, संपत्ति का लेन देन नहीं होता, आर्थिक रूप से किसी भी चीज का लेन देन नहीं होता। जैसे कि सेवा क्षेत्र, सेवा के क्षेत्र में एनजीओ हो गया, जो आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो, उसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, तो उसको बोलते हैं अनार्थिक प्रवृत्ति या बिन आर्थिक प्रवृत्ति। ये दो प्रकार की प्रवृत्तियों का समावेश किया गया है जो आर्थिक विकास के चैप्टर में आपको समझना है। इसके बाद आता है हमारा भारतीय अर्थतंत्र का ढांचा। हम भारत के अर्थतंत्र की बात करें तो भारतीय अर्थतंत्र का ढांचा, जिसको भारत की व्यावसायिक ढांचा भी कहा जाता है या भारत के व्यवसाय क्षेत्र की ढांचा कहा जाता है, जिसमें तीन चीजें आती है। एक प्राथमिक क्षेत्र आता है, एक माध्यमिक क्षेत्र आता है, एक सेवा क्षेत्र आता है। जानकारी के लिए बता दो कि भारत एक विकासशील देश है और किसी भी विकासशील देश की जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं उसमें खेती आ जाता है, उसमें जमीन से होने वाले उत्पादन से संबंधित सारी चीजें आ जाती है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी कि विकासशील देश जैसे कि भारत है, उसका माध्यमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र पूरी तरह से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। प्राथमिक क्षेत्र में खेती आता है, तो अगर कच्चे माल का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है तो माध्यमिक क्षेत्र में आने वाले छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, बड़े उद्योग, मझले उद्योग, बहुत बड़े उद्योग, इन सारे उद्योगों को जो कच्चे माल की जरूरत है वो तो प्राथमिक उद्योग से मिलेगी। यानी कि प्राथमिक उद्योग से अगर उत्पादन नहीं मिल पा रहा है तो माध्यमिक क्षेत्र में होने वाले जितने भी चीजें हैं उसका विकास नहीं हो पाएगा, वो बढ़ नहीं पाएंगे, तो उत्पादन नहीं होगा, आय नहीं बढ़ेगी, और जब आय नहीं बढ़ेगी तो उसकी वजह से देश का विकास नहीं होगा। अब इसके बाद आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र माध्यमिक क्षेत्र पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि माध्यमिक क्षेत्र से जब पैसा आएगा, विकेंद्रीकरण होगा, केंद्रीकरण होगा, तो उन पैसों के उपयोग से ही तो परिवहन की सेवाएं बनेंगी, फोन की सेवाएं बनेंगी, तार की सेवाएं होंगी,
इसके अलावा और भी मार्केटिंग सेवाएं होती है, बाजार सेवाएं होती हैं। ये सारी सेवाएं कैसे होंगी? या आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, थल सेना, ये सब कहां से होगा? ये सब तो तब होगा ना जब माध्यमिक क्षेत्र का विकास होगा, और माध्यमिक क्षेत्र का विकास तब होगा जब प्राथमिक क्षेत्र का विकास होगा। यानी विकासशील देशों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अगर उस देश का अच्छे से आर्थिक विकास करना है तो सबसे पहले उसके प्राथमिक क्षेत्र पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो देश लगातार आर्थिक विकास कर रहा है, लगातार तेजी से ग्रो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस देश की प्राथमिक क्षेत्र से निर्भरता कम होती जा रही है, माध्यमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। यानी कि वो देश प्रगति पर है, वो देश विकास कर रहा है, विकासशील से विकसित देश की ओर गति कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। आज का समय ऐसा चल रहा है कि भारत एक महाशक्तिशाली राष्ट्रों में शामिल हो चुका है। दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी भारत के पास है। परमाणु के क्षेत्र में, मिसाइल के क्षेत्र में बहुत अग्रसर है भारत। इतनी सारी ज्यादा मतलब इंप्रूवमेंट कर रहा है तेजी से कि बहुत ही कम समय में ये देश विकसित बन जाएगा और महाशक्तिशाली के राष्ट्रों में नाम तो पहले से ही शामिल हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आता है उत्पादन के साधन। उत्पादन के 4 साधन होते हैं भाई। किसी भी चीज का उत्पादन करना है तो 2 चीजें चाहिए, एक प्राकृतिक संपत्ति, एक मानव संपत्ति। प्राकृतिक संपत्ति से आप सामान ले सकते हो, मानव संपत्ति से आप जो भी चीजें जरूरत है वो ले सकते हो। जब दोनों संपत्ति का मिलन होता है, अस्तित्व होता है, तब जाकर किसी चीज का उत्पादन होता है। और उत्पादन में जमीन, पूंजी, श्रम, नियोजन, ये 4 चीजें आती है। जमीन बोले तो क्या? अर्थशास्त्र की भाषा में जमीन का मतलब होता है कि जमीन से मिलने वाले या जमीन से प्राप्त होने वाले सारे उत्पादन। जमीन से खनिज तत्व मिलते हैं, जमीन से कोयला मिलता है, जमीन से खोदने पर, खनन करने पर जितनी भी सारी चीजें मिलती है, ये सब अर्थतंत्र में आ जाता है। जमीन से खेती होती है, कृषि होता है, उत्पादन होता है, वो सारी चीजें जमीन से होती है। तो जमीन, उसके बाद पूंजी। पूंजी मतलब क्या? मशीनरी, मशीन चाहिए, टूल्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तकनीक चाहिए, संयंत्र चाहिए, पैसे चाहिए, वो सारी चीजें पूंजी में आ जाती है। तो उसको फिर पूंजी चाहिए। पूंजी, जब ये 2 चीजें हो गई तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप भौतिक रूप से मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेहनत करना है। मेहनत जब कर लेंगे तो जमीन, पूंजी और मेहनत, जब ये तीनों चीजें हो गई तो ये तीनों को समन्वय करके उत्पादन को ऊपर लेकर आने का काम नियोजक का होता है। जो व्यक्ति ये तीनों को समन्वय करता है, संयोजित करके उत्पादन को लेवल को ऊपर लेके आता है, उसको नियोजक बोलते हैं, या इस प्रक्रिया को नियोजन बोलते हैं। तो ये चारों चीजों को मिलाकर उत्पादन के साधन बनते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है उत्पादन के साधनों का बंटवारा। उत्पादन के साधनों का बंटवारा 4 तरीके से होता है, मैं आपको बता दूं। असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताओं में अग्रिमता क्रम, मर्यादित साधन, साधनों का वैकल्पिक उपयोग। एक एक करके समझते हैं कि उत्पादन के साधनों का बंटवारा कैसे होता है। आपको पता है किसी भी देश में इतना ज्यादा संसाधन नहीं है या अमर्यादित संसाधन नहीं है कि कोई भी लगातार यूज करते रहो और कभी खत्म ना हो। कोई भी देश हो, उस देश की संसाधन जो है वो मर्यादित है, जिसकी वजह से लोगों की जरूरतें जो हैं, जो लोगों की आवश्यकताएं है वो असीमित है, अमर्यादित है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि जो आवश्यकताएं कंट्रोल में हो सकती है या जिन आवश्यकताओं को करना जरूरी है, उन आवश्यकताओं को सीमित रहकर किया जा सके, उसको पहले क्रम देना है। दूसरा वाला भी इससे ही जुड़ा हुआ है, आवश्यकताओं में अग्रिमता क्रम। मतलब आपके मान लो 3 चीजों की आवश्यकताएं हैं, एक मनोरंजन करना है और एक तरफ आपको रोटी चाहिए। तो ये दोनों में से सबसे ज्यादा जरूरी है रोटी। तो रोटी के लिए आपको, यानी कि रोटी संसाधन के लिए आपको अग्रिमता देनी है। मतलब रोटी में आपको अग्रिमता क्रम देनी है कि पहले मैं रोटी लूंगा, उसके बाद अगर बचा तो मैं मनोरंजन करूंगा। तो ये अग्रिमता क्रम देना है। मर्यादित साधन, आपको पता है साधन मर्यादित होते हैं तो आपको उपयोग भी उसी हिसाब से करना है। आपको ये सोच के चलना है कि अगर साधन मर्यादित हैं तो हम इसका उपयोग भी मर्यादा में करें, बहुत सोच समझ के मितव्यतापूर्ण उपयोग करें, जिसकी वजह से आने वाले भविष्य की पीढ़ी को भी नुकसान ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है साधनों का वैकल्पिक उपयोग। अगर आपको पता है कि आने वाले समय में ये संसाधन खत्म हो सकता है तो उस संसाधन का आप वैकल्पिक उपयोग ढूंढिए। आप ये पता लगाइए कि क्या किसी और तरीके से इस प्रकार के संसाधन को पाया जा सकता है या कोई और जगह है जहां से इसको प्राप्त किया जा सकता है, कोई और सोर्स है या स्रोत है। ये सारी चीजों का पता लगाना है, जिससे क्या है लोगों तक उत्पादन के साधनों का बंटवारा एक मात्रा में इस तरह से हो सके कि लोगों तक साधन भी पहुंच जाएं और देश भी अच्छे से विकास कर पाए। विकासशील देशों में ये बातों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद आता है उत्पादन के साधनों के बंटवारे की पद्धतियां। उत्पादन के साधनों के बंटवारे की 3 पद्धतियां होती हैं। एक होता है बाजार पद्धति, एक होता है समाजवादी पद्धति, और दोनों के अच्छी बातों का समन्वय करके तीसरी एक पद्धति निकाली गई है जिसको बोलते हैं मिश्र अर्थतंत्र पद्धति।
बाजार पद्धति को हम लोग पूंजीवादी पद्धति भी बोलते हैं, मुक्त अर्थतंत्र भी बोलते हैं। इसके लक्षण, लाभ और कुछ कमियों के बारे में मैं बताता हूं। बाजार अर्थतंत्र जो है, अमेरिका और जापान जैसे देशों ने इसको फॉलो किया। होता क्या है इसमें कि अमेरिका और जापान जैसे जो देश थे सिर्फ बाजार पद्धति को फॉलो किए, क्योंकि इस पद्धति में पैसे लगाना होता है और इस पद्धति में जब बिजनेस किया जाता है तो इसमें किसी भी केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार का हस्तक्षेप न होने की वजह से ये मुक्त अर्थतंत्र कहा जाता है, क्योंकि इस पे किसी का कोई रोक टोक नहीं होता है। व्यक्तिगत मालिकी होती है, निजी मालिकी होती है, बाजार मुक्त रूप से काम करता है, स्पर्धा ज्यादा होती है। स्पर्धा ज्यादा होने की वजह से जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उसमें क्वालिटी बढ़ती है। लोगों, जो ग्राहक होते हैं, ग्राहकों का किसी भी चीज को चॉइस करने में उनकी जो एवरेज है वो बढ़ जाता है कि उनके पास चॉइस करने के बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। इस तरह से बाजार पद्धति बहुत ही ज्यादा विकसित हुई, जिसमें अमेरिका और जापान जैसे देश भी शामिल थे। लेकिन इस पद्धति की एक खासियत ये है कि इसमें प्राकृतिक संपत्ति का बहुत ज्यादा व्यय होता है, प्राकृतिक संपत्ति का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बाजार पद्धति में फायदे को केंद्र में रखा जाता है। कोई भी व्यक्ति बाजार पद्धति से अगर वर्क कर रहा है तो सबसे पहले ये देखेगा कि उसको फायदा कितना ज्यादा हो रहा है। जितना ज्यादा फायदा होगा वो उसी चीज में अपने पूंजी को निवेश करेगा और बाजार पद्धति से काम करेगा। तो इस तरह से ये बाजार पद्धति होता है। दूसरा है समाजवादी पद्धति। समाजवादी पद्धति इसलिए ताकि समाज के लोगों का भला हो सके। बाजार पद्धति में एक चीज और है कि विलासिता के वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि उसके केंद्र में क्या होता है कि कितना ज्यादा लाभ मिल रहा है, और मौज मस्ती के चीजों यानी विलासिता की चीजों में बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए जो लोगों की प्राथमिक आवश्यकताएं होती है उस चीजों का उत्पादन बाजार पद्धति में नहीं होता है, जिसको मुक्त अर्थतंत्र भी बोलते हैं। समाजवादी पद्धति मतलब समाज के हित के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति। इस पद्धति की एक खासियत थी जिसे रसिया और चीन जैसे देशों ने अपनाया। इस पद्धति की एक बात यह थी कि समाज के हितों को या समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर इस प्रकार की पद्धति का यूज किया गया। होता क्या था कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हस्तक्षेप होता था पूरी तरीके से। खेती भी केंद्र सरकार ही करती है, उसका उत्पादन भी सरकार ही करती है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आता ही है। जैसे कि मैं इसमें बता दूं, कोई कंपटीशन नहीं, वस्तुओं का उत्पादन होता तो है लोगों की जरूरत के हिसाब से, लेकिन कंपटीशन ना होने की वजह से उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि सरकार का हस्तक्षेप होने की वजह से कहीं डर रहता है कि नौकरशाही की भावना ना उत्पन्न हो जाए, और जो लोग वर्क कर रहे हैं उनको टाइम से पैसे मिलते तो हैं। 8 घंटे नौकरी करते हैं तो 8 घंटे के पैसे मिलते हैं, जबकि बाजार पद्धति में क्या बहुत ज्यादा उन लोगों का शोषण किया जाता है, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में उन लोगों से काम करवाया जाता है, कार्य क्षमता होती है, नई नई टेक्नोलॉजी की खोजें होती हैं। लेकिन समाजवादी पद्धति में नई टेक्नोलॉजी की खोजें नहीं होती, नए संशोधन नहीं होते हैं, इनका अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज के हित को ध्यान में रखकर समाजवादी पद्धति की बात की गई है, तो एक तरफ से ये बहुत अच्छा भी है। अब दोनों में ही कुछ ना कुछ कमी है, समाजवादी पद्धति में भी कुछ कमी है, बाजार पद्धति में भी कुछ कमी है। दोनों पद्धतियों में से कुछ अच्छी बातों को लेकर समन्वय करके एक नई पद्धति का विकास किया गया, जिसको भारत और फ्रांस जैसे देशों ने अपनाया, जिसको बोलते हैं मिश्र अर्थतंत्र पद्धति। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि दोनों पद्धतियों का थोड़ा बहुत मिक्स किया गया। इसमें बाजार पद्धति के कुछ चीजों को लिया गया, समाजवादी पद्धति के कुछ चीजों को लिया गया, दोनों के सह अस्तित्व से ये पद्धति अपनाई गई। इस पद्धति की खासियत ये थी कि दोनों ही सरकार और निजी क्षेत्र पर और निजी क्षेत्र सरकार, ये दोनों ही एक दूसरे के विपक्ष में उल्टे दिशा में खड़े होकर काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के पूरक बनकर, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सह अस्तित्व में रहकर काम करते हैं। अगर कोई भी निर्णय लेना है तो आर्थिक निर्णय लेना है या आर्थिक संबंधित कोई भी डिसीजन लेना है तो समाजवादी पद्धति के और बाजार पद्धति दोनों को ही, सरकार को भी उसमें सम्मिलित होना पड़ेगा और निजी क्षेत्र को भी सम्मिलित होना पड़ेगा। मिश्र अर्थतंत्र में उत्पादन के चीजों को बांट दिया गया, मतलब खेती जैसे प्राथमिक जो आवश्यकताएं होती है उसको निजी क्षेत्र में दे दिया गया, और जहां पर उत्पादन होता है माध्यमिक क्षेत्र, उद्योग हो गए बड़े बड़े लेवल के, उसको सरकार के हाथ में दे दिया गया। दोनों मिलकर अच्छे से काम करने लगे। आज के डेट में दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो 100% बाजार पद्धति यूज करता हो या 100% समाजवादी पद्धति यूज करता हो। सब लोग कहीं ना कहीं छोटे मात्रा में, बड़ी मात्रा में, छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, कहीं ना कहीं सब लोग मिश्र अर्थतंत्र पद्धति का यूज कर रहे हैं, जिससे देश का आर्थिक विकास हो रहा है और देश की लगातार जो विकसित हो चुके हैं उनका आर्थिक वृद्धि हो रहा है।
इस तरह से आर्थिक विकास संबंधित इस चैप्टर में जितनी भी चीजें हमको सीखनी थी हमने सीख ली है। हाँ, एक चीज और है, मिश्र अर्थतंत्र को नियंत्रित आर्थिक पद्धति भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में कोई चीज की बहुत ज्यादा मांग हो गई है तो सरकार क्या करती है, उसके ऊपर टैक्स ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से उस चीज की मांग घट जाती है। अगर किसी चीज की ज्यादा जरूरत है और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो सरकार उसके लिए सब्सिडी पास करवाती है, लोन पास करवा देती है ताकि वो आगे बढ़ सके। एमएसएमई के साथ ऐसा ज्यादा होता है, एमएसएमई वाले को तुरंत आसानी से लोन भी मिल जाता है। इस तरह से आर्थिक विकास से संबंधित जितनी भी चीजें थी हमने इस चैप्टर में सीख ली। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर फर्स्ट चैप्टर के वीडियो को देखना चाहते हो तो एसएस बाय रवि सिंह सर वाले प्लेलिस्ट के वीडियो पर जाइए, वहां पर आप फर्स्ट चैप्टर देख लीजिए जिसकी बहुत अच्छी रेटिंग आई है, 1.5 के व्यूज गया हुआ है बहुत ही कम समय में। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन पर रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए लगातार, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।